नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। चिराग पासवान ने रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें उन्होंने आशीर्वाद यात्रा के साथ कई ऐलान किए। साथ ही मौजूद कार्यकर्ताओं को यहां शपथ भी दिलाई। रविवार को आयोजित बैठक में क्या कुछ हुआ और चिराग ने क्या इमोशनल कार्ड खेला, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एलजेपी की कमान पर चाचा भतीजे में संग्राम जारी। चाचा के खिलाफ चिराग ने दिल्ली में दिखाया दम। चिराग पासवान ने की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पिता की जयंती पर हाजीपुर में दम दिखाने की तैयारी। लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे की लड़ाई जारी है। चिराग पासवान ने रविवार को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकारिणी की बैठक की और मीडिया में तस्वीरें भी जारी की। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान ने पार्टी के नेताओं को शपथ दिलाई। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा। तो वहीं बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि आज दिल्ली में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि निष्कासित लोग पार्टी सिंबल का इस्तेमाल न करें। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई है कि एलजेपी के स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान को भारत रत्न मिले और बिहार में उनकी बड़ी प्रतिमा बनाई जाए। कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। उन सबके नाम, उन सबके परिचय के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। आप सबने विजुअल्स भी लिए हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसमें कई तरीके के प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें जो निष्कासित सदस्य हैं उनका पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर अधिकार जताना और उसके तले अपनी बातों को रखना, उसकी घोर निंदा की गई है। उसका विरोध किया गया है यहाँ पर कि जो निष्कासित लोग हैं वो पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं करें। आने वाले दिनों में हम लोगों ने इस बात की मांग जरूर की है कि हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए और बिहार प्रदेश जो उनकी कर्म भूमि रही है वहाँ पर उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा बनाकर उनको सम्मानित किया जाए। पार्टी में बगावत का सामना कर रहे चिराग पासवान ने इमोशनल कार्ड खेला है। पिता रामविलास पासवान की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान किया। चिराग ने कहा कि 5 जुलाई को मेरे पिता की जयंती है और इस वक्त मेरे पिता और चाचा मेरे साथ नहीं है, इसीलिए हमने 5 जुलाई से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया है। का जन्मदिन 5 जुलाई को होता है और हम लोग जब तक वो जीवित थे तो हर साल देश भर में उनका जन्मदिन मनाया जाता था। आज भी मैंने आग्रह किया है कि हर साल की तरह उनका जन्मदिन मनाया जाए। पर अब क्योंकि मेरे ऊपर से मेरे पिता का और जो चाचा जो मेरे लिए पिता तुल्य थे, दोनों का साया, दोनों का हाथ अब उठ चुका है, तो अब मुझे बिहार की जनता के आशीर्वाद की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि 5 जुलाई से हम लोग आशीर्वाद यात्रा हम लोग निकालेंगे। हाजीपुर से मैं इस यात्रा की शुरुआत करूंगा। जैसा मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। तो पापा हमेशा बोलते थे कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पापा ने भी मुश्किल से मुश्किल दौर सच्चाई की राह पर चलते हुए निकाला और मैं भी निकाल लूंगा, अच्छे से निकालूंगा, मुस्कुराते हुए निकालूंगा, धैर्य के साथ निकालूंगा। बहरहाल एलजेपी आज के समय में 2 गुटों में बढ़ चुकी है। पारस गुट अपना अध्यक्ष पशुपति पारस को मानती है तो चिराग गुट चिराग पासवान को। लेकिन ऐसे में ये देखना होगा चुनाव आयोग की इस पर कुछ प्रतिक्रिया आती है या नहीं, और ये कब और कौन तय करेगा कि एलजेपी का आखिरकार असली वारिस है कौन। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो इसी पर खास चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सियासी संग्राम आखिर कब थमेगा। हमारे साथ बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जो इस पूरी खबर के साथ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से एलजेपी में लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पर जिस तरीके से बैठक की गई है चिराग की तरफ से, इस बैठक से कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा?
देखिए कंचन, इस बैठक में जो 12 जनपद में आज आयोजित की गई, उस बैठक में 12 राज्यों के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ चिराग गुट का दावा है कि 90% से अधिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आज की बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में बहुत सारे अहम बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। सबसे पहली बात कि 5 जुलाई से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी और इसके पहले उम्मीद यह जताई जा रही है कि मंगलवार तक चिराग पासवान बिहार पहुंच सकते हैं और बिहार पहुंचने के बाद वह नए सिरे से लोजपा के समर्थकों को और कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचेंगे और अपनी बात को रखेंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर पशुपति पारस के गुट की बात की जाए तो उन्होंने आज के इस बैठक को असंवैधानिक करार दिया है और साथ ही साथ उन्होंने नई कार्यकारिणी की घोषणा करने की भी बात कही है। अभी तक पशुपति पारस गुट की तरफ से 5 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 9 महासचिवों का ऐलान किया गया है। साथ ही पूरी एक कार्यकारिणी की नई फहरिस्त तैयार की गई है और दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही चुनाव आयोग तक यह फहरिस्त सौंप दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह उठता है कि इन चिराग पासवान और पशुपति पारस, इन दोनों के बीच में आखिर बंगले का अधिकार चुनाव आयोग की तरफ से किसे दिया जाता है। यह एक संवैधानिक मुद्दा है और इस पर चुनाव आयोग को अभी निर्णय लेना है। लेकिन उस बीच में जिस तरीके से बिहार की राजनीति ने यह करवट बदली है, वह अपने आप में आने वाले समय के लिए खास करके महागठबंधन और एनडीए दोनों गुटों के लिए एक अहम चुनौती होगी कि आखिर चिराग पासवान को अधिकार मिल पाता है या नहीं, या फिर पशुपति पारस को आधिकारिक रूप से एलजेपी सौंप दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन आज की बैठक में एक चीज साफ हो गया कि कार्यकर्ताओं का समर्थन चिराग के साथ मौजूद है। कंचन, बिल्कुल, जिस तरीके से अगर कुंदन जी देखा जाए यहाँ पर बिल्कुल सही आपने कहा कि इस वक्त एलजेपी में 2 गुट हो गए हैं। एक गुट यहाँ पर पशुपति जी के साथ तो दूसरा चिराग के साथ है और खास तौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके की लगातार यहाँ पर सामने आ रही हैं खबरें कि चिराग के साथ यहाँ पर सबसे ज्यादा समर्थन देखा जा रहा है। दलितों का समर्थन भी यहाँ पर चिराग को काफी ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब देखें जिस तरीके से 77 सदस्यीय कार्यकारिणी की बात की जा रही है तो इसमें भी 2 पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं। 30 जून 2015 को रामविलास पासवान के निर्देश के बाद पार्टी के महासचिव ने चुनाव आयोग को एक सूची सौंपी थी। उस सूची को सौंपने के बाद जो उसमें 77 लोगों की फहरिस्त थी, उसमें कई सारे लोग आज की तारीख में लोजपा छोड़ चुके हैं और उसके बाद कुछ लोगों का निधन भी हो चुका है। लेकिन दोनों गुटों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 2019 में 77 कार्यकारिणी के सदस्यों की एक नई फहरिस्त चुनाव आयोग को सौंपी गई थी। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इस फहरिस्त के बारे में किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जो आज 12 जनपद का नजारा था, उस नजारे से यह स्पष्ट हो चुका है कि पशुपति पारस के लिए भी आने वाले समय में चुनौती आसान नहीं होने वाली है और चिराग गुट किसी भी कीमत पर लोजपा से अपना आधिकारिक जो उनकी यह पार्टी है उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं और इसके लिए तमाम कानूनी मुद्दों पर राय शुमारी की जा रही है और चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस संबंध में चिराग गुट है वह अप्रोच करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि कार्यकर्ताओं की यह पार्टी जो अब पशुपति पारस गुट और चिराग गुट के बीच में बढ़ चुकी है, इसमें सांसदों के समर्थन के साथ अगर पशुपति पारस को यह महसूस हो रहा है कि उनके लिए आगे की राह बिल्कुल आसान होगी, तो ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो बैठक या जो निर्वाचन पशुपति पारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए की गई थी, वह एक ऐसे जगह पर की गई थी जिसको चुनाव आयोग कहीं से मंजूरी या सहमति नहीं देता है। चुनाव आयोग की भी अपने दिशा निर्देश हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही किसी भी पार्टी का संवैधानिक चुनाव कराया जा सकता है। उसके लिए एक पूर्व में नोटिस देने की परंपरा है। नोटिस देकर तमाम सदस्यों को उपस्थित होना पड़ता है और उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी दूसरे सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन आनंद फानंद में जिस तरीके से पशुपति पारस ने पटना में आवास पर यह बैठक बुलाई थी और वहां पर इस तरीके की तमाम प्रक्रिया को अंजाम दिया था, तो कहा यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस को भी इस बात की जल्दीबाजी थी कि तमाम प्रक्रियाओं को जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए। और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बिल्कुल ग्रेजुअली और स्टेडीली इस तमाम मुद्दों पर अपना संज्ञान लेते हुए आज 12 जनपद पर जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक से एक चीज साफ है कि कार्यकर्ता और कार्यकारिणी के सदस्य चिराग पासवान गुट के साथ ही हैं। कंचन, कुंदन जी लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एलजेपी प्रवक्ता यामिनी मिश्रा इस पूरी चर्चा में जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। यामिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
यामिनी जी, यहाँ पर एक सवाल है मेरा। जिस तरीके से एलजेपी में लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है, ऐसे में चिराग की बैठक से कितना फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा? मैडम, जहाँ तक चिराग जी की कार्यकारिणी और बैठक का सवाल है, नियम संगत जो चीज होना चाहिए, आदरणीय चिराग पासवान जी ने इलेक्शन कमीशन और सारे कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ बैठकर आज हम लोगों ने उनका समर्थन और तमाम पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ हैं। ऐसे में एक और सवाल यामिनी जी बनता है, जिस तरीके से यहाँ पर चाचा भतीजे के बीच का जो संग्राम है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पार्टी के अंदर खुद दो गुट बन गए हैं, एक गुट यहाँ पर पशुपति के साथ तो दूसरा गुट यहाँ पर चिराग पासवान के साथ है। और अगर देखा जाए तो चिराग को यहाँ पर खुला समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पशुपति ने जिस तरीके से ये पूरा कार्ड खेला है, उनको यहाँ कुर्सी से हटा दिया गया, कितना जायज लगता है ये? मैडम, जहाँ तक समर्थन का सवाल है, आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ बिहार के और देश के जितने भी सदस्य हैं, कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ हैं, क्योंकि आने वाला जो मुस्तकबिल है, आने वाला जो भविष्य है, उसका नाम है चिराग पासवान। क्योंकि जिस तरीके से आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा वंचितों की, शोषितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का कार्य किया है और वो युवाओं की बात को हमेशा उन्होंने बेहतर तरीके से रखा है। इसलिए आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ तमाम लोग, बिहार की तमाम जनता का जो आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और पार्टी के तमाम पदाधिकारी उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। उत्तराखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी कुंदन जी। यामिनी जी, एक सवाल। आज की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिलाने की मांग की बात की गई है। ऐसे में जहां पर लोजपा में किसका अधिकार होगा, बंगले पर किसका अधिकार होगा, इस सवाल के बीच में रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर कहीं चिराग पासवान ने एक सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं की है? इसमें कहीं सहानुभूति का सवाल नहीं है। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा से दलितों की, वंचितों की और शोषितों की लड़ाई लड़ी है और पार्टी के वो हम सभी के अभिभावक रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने भारत रत्न की मांग करी है, तो उन्होंने पूरे देश में कार्य किया है, तो ये तो उचित है और इसके तहत उन्होंने भारत रत्न की मांग करी है। इसमें कहीं कोई सहानुभूति की बात नहीं है। पिछले कोरोना काल में आप देख ले, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक एक घर में अनाज भेजने का कार्य किया। जिस मंत्रालय में उन्होंने रहा, उस मंत्रालय में उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ कार्य करने का कार्य किया। तो हम सभी के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं और ये हम तमाम कार्यकर्ताओं की इच्छा है और ये हम लोगों की सोच है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने मांग करी है। यामिनी जी, एक सवाल। जो आशीर्वाद यात्रा 5 जुलाई से शुरू करने की बात कही जा रही है, जिसका आज निर्णय भी लिया गया है, हाजीपुर का चुनाव किन वजहों से किया गया? क्या पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं, इस वजह से हाजीपुर का चुनाव किया गया, या रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है हाजीपुर, उस वजह से चुना गया इसे? बेशक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर में इतना काम किया और भारत के मानचित्र पर हाजीपुर को एक पहचान दिलाई, इसलिए हमारे नेता ने ये सोचा कि जहां से उनके पिताजी ने कार्यों को किया और जनता ने उनको अपना प्रेम और आशीर्वाद दिया, तो इस आशीर्वाद जो यात्रा है इसकी शुरुआत क्यों ना हम हाजीपुर से करें, क्योंकि हाजीपुर की जनता रामविलास पासवान जी को बहुत प्यार करती थी। इसकी शुरुआत इसलिए हम लोगों ने हाजीपुर से आदरणीय चिराग पासवान जी ने इसकी बात कही। लोजपा में आज की तारीख में जो स्थिति पैदा हुई है यामिनी जी, उसके लिए कहीं ना कहीं पीछे से, पर्दे के पीछे से जदयू का एक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके इस लड़ाई के बाद जदयू के साथ आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या जदयू के साथ फिर आप दो हाथ करना चाहते हैं? कि दो हाथ हम लोग किसी से करें या ना करें, जनता के मुद्दे के साथ हमारे नेता हमेशा खड़े रहे हैं और हम जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। तो जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं। जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारा कोई मनभेद नहीं है, मतभेद है, और मतभेद वो भी डेवलपमेंट के आधार पर है। हमारे नेता हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं और डेवलपमेंट के आधार पर
उन्होंने लड़ाई लड़ी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की उन्होंने बात करी, जो बिहार का खोया हुआ गौरव था, जो बिहार की खोई हुई अस्मिता थी, उस अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करी थी। और इसका विरोध आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बात कर रहे हैं यामिनी जी, 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लोजपा का जो यह एक कैंपेन था, यह कैंपेन कहीं न कहीं बैकसीट ले चुका है। अब इसको आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे आप लोग? आदरणीय चिराग पासवान जी का ये जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत मजबूती से आने वाले समय में लोगों के बीच नजर आएगा और इस विजन डॉक्यूमेंट पे हम लोग बहुत मजबूती से काम करेंगे। और आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आज भी प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। आज जो बैठक हुई है 12 जनपद में तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ और बाकी जो 12 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे आज की बैठक में, उसके बाद चुनाव आयोग को किस तरीके से फिर से दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे आप लोग, या कल जो चुनाव आयोग के साथ मुलाकात हुई थी उस मुलाकात के नतीजे का इंतजार करेंगे? हमारे पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रिव्यू की बात करी है और हम लोग जो ओरिजिनल जो हमारे साथ पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो फिजिकली भी प्रेजेंट थे, ऑन डॉक्यूमेंटेड भी प्रेजेंट हैं, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको रिव्यू करने के लिए आग्रह किया है। अब देखें आगे क्या होता है। चुनाव आयोग से कब तक आप लोगों को दिशा निर्देश मिलने की संभावना है? जी हेलो, चुनाव आयोग से जो औपचारिक मुलाकात चिराग पासवान ने कल की थी शनिवार को, उस मुलाकात के बाद चुनाव आयोग से कब तक दिशा निर्देश मिलने की संभावना जताई जा रही है? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल मिले हैं और देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब भी समय मिलता है, अब तो रिव्यू, अब तो ये चुनाव आयोग को तय करना है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी जी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। कुंदन जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से अभी यामिनी जी से भी यहाँ पर बात हुई और वाकई इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एलजेपी के अंदर यहाँ पर 2 गुट इस वक्त बन गए हैं लगातार। यहाँ पर अगर हम तमाम नेताओं की बात करें एलजेपी की, तो उनसे बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि यहाँ समर्थन जो है वो चिराग के साथ ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार अगर कई जगहों की बात करें तो पशुपति को लेकर काफी नाराजगी भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रही है। आज जो बैठक हुई है, इस बैठक में कितनी मजबूती देखने को मिल रही है चिराग को लेकर? देखिए कंचन, लोजपा की स्थापना रामविलास पासवान ने की थी, किन परिस्थितियों में की और किस तरीके से पिछले 21 वर्षों में लोजपा को उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय कराया है। एक समय ऐसा रहा कि चिराग पासवान को उन्होंने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाया, उस समय पूरे लोजपा में, कार्यकर्ताओं में, उसके तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों में इस बात को लेकर उत्साह रहा था कि रामविलास पासवान का अनुभव और चिराग पासवान की ऊर्जा, ये दोनों मिलकर एक तरीके से लोजपा को आगे ले जाने का काम करेंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज भी लोजपा के जितने कार्यकर्ता हैं जुड़े हुए, उन तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके मन में, उनके दिल में रामविलास पासवान को लेकर असीम श्रद्धा है। और खास करके 8 अक्टूबर 2020 को जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था, तब से लेकर अब तक की परिस्थितियों पर अगर गौर करें तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से लोजपा ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और जेडीयू के साथ 1-to-1 वो फाइट में थे, और शायद आज जिन परिस्थितियों में पार्टी पहुंची है, उन परिस्थितियों के लिए जदयू भी एक हद तक काफी जिम्मेदार है। तो कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता जिनका रामविलास पासवान के साथ एक अटैचमेंट था, रामविलास पासवान को लेकर वह सेंटिमेंट था, वो तमाम कार्यकर्ता आज भी चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 6 सांसदों की पार्टी, जिसमें 5 सांसद पशुपति पारस और बाकी 4 सांसद चिराग पासवान को छोड़कर यह एक अलग गुट बना चुके हैं। अब यह फैसला चुनाव आयोग को लेना है कि क्या सांसदों के बल पर पार्टी का विभाजन हो सकता है, क्या कार्यकर्ता और कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ पार्टी का विभाजन हो सकता है, क्या यह 5 सांसद लोजपा से निष्कासित या निलंबित घोषित किए जा सकते हैं, ये एक डिफ्लेक्टेड ग्रुप के तौर पर इन्हें चुनाव
आयोग अलग से मंजूरी देगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चुनाव आयोग संवैधानिक राय मशवरा करके ही अपने निर्णय पर पहुंचेगा। और तब तक चिराग पासवान बिहार पहुंचकर वह अपने फेवर में जनता को, अपने फेवर में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कुंदन जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ यहाँ पर एलजेपी प्रवक्ता संजय सराफ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। थैंक यू। संजय जी, एलजेपी में लगातार संग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर चल रही है, ऐसे में चिराग ने बैठक की है। इस बैठक पर क्या कुछ कहेंगे, कितना फर्क पड़ेगा इस बैठक से? देखिए, सबसे पहले तो कोई गुट नहीं है। पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है, और हर एक पार्टी की संविधान के हिसाब से चल रहा है। जो भी हुआ संविधान के हिसाब से हुआ। बिहार में इलेक्शन हो गई, इलेक्शन की प्रतिक्रिया हो गई। इलेक्शन का एक प्रोसेस है कि अगर आपके पास 74 मेंबर्स है, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है। मैं संसदों की बात नहीं करता, मैं उसके बगैर मैं कर रहा हूं। अगर 74 एग्जीक्यूटिव मेंबर है, 2015 में जो इलेक्शन कमीशन में जमा हो गया है, उसमें से 10 से 12 हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जिसमें रामविलास पासवान जी भी थे, रामचंद्र जी भी थे, हमारी वेस्ट बंगाल की महिला भी थी अध्यक्षता, वो भी मेंबर थी। बहुत उसके बगैर भी कुछ मेंबर थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो टोटल रहे हैं 62-63 के करीब। अब उस 63 में कितने एग्जीक्यूटिव किसके साथ में रहते हैं, ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बदले में अगर आप जलसा गैदरिंग करोगे तो वो सब चीज ठीक नहीं है। और जो पटना में हुआ, पारस जी के साथ में 28 लोग पहले ही होके उठ के आ गए, क्योंकि वहां पर 10 आदमियों की जरूरत थी और 21 आदमियों का 10 का प्रस्ताव था। 21 साथ में होने से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इलेक्शन होना था। तो डेमोक्रेटिक सेटअप के माध्यम से इलेक्शन का प्रस्ताव दिया गया। इलेक्शन में कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय सूरज बान सिंह को रखा गया। वो इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर लिखा गया। इलेक्शन कमीशन ने उसके माध्यम से इलेक्शन करवाया। जब प्रॉपर प्रोसेस से इलेक्शन हो गया, हम तो चाहते थे कि उसमें चिराग जी भी आकर इलेक्शन लड़े। अगर इलेक्शन में उनको किसी ने चैलेंज किया है, वो अपना चैलेंज कर लेते अपने चाचा जी को, तो उसमें दोनों में से जो जीत जाता वो चला जाता। जब अनअपोजिटली पशुपति पारस जी जीत के आ गए, तो अब उसके बाद में उनका मीटिंग करना ना करना उसका कोई महत्व नहीं है। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैसेज गया है, डिटेल दिया गया है। अब ये लोग अपना देखे किस तरीके से करना है। तो संजय जी, बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी आपसे एक सवाल होगा। संजय जी, एक बड़ा सवाल यह है कि जिस लिस्ट का आप दावा कर रहे हैं, वह लिस्ट 30 जून 2015 को रामविलास पासवान के निर्देश पर ही चुनाव आयोग को भेजी गई थी। लेकिन दोनों गुटों का दावा है कि 2019 में एक 77 कार्यकारिणी की दूसरी लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी गई है। उस लिस्ट के बारे में चुनाव आयोग की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। और दूसरी बात, जिस तरीके से यह चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पटना में आयोजित कराया गया, तो पार्टी के संविधान में क्या इस तरह की प्रक्रिया या परंपरा या संविधान में इस तरीके का उल्लेख है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया देश के किसी हिस्से में कहीं भी एक शॉर्ट नोटिस पर आयोजित की जा सकती है? देखिए कुंदन जी, देश के हिस्से की बात ही कर रहा हूं। बिहार भी देश का हिस्सा है, लोजपा भी देश की पार्टी है, और देश के पार्टी के हिसाब से लोजपा के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली लिखा है 20%, वही 76 में से 21 मेंबर जब एक साइड में आ जाए, इमरजेंसी मीटिंग लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चेंज कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं और इलेक्शन करा सकते हैं। ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसमें कहीं पर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी बात नहीं हुई है। प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। जो प्रतिक्रिया हो गई, जब सूरज बान जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन को लिखा गया। उसके बाद में 2 दिन दिए गए, 14 के बाद 15, 16, और वो 2 दिन के बीच में चिराग जी भी आके अपना नामांकन कर सकते थे। उन्होंने कहा, उनको मीडिया ने भी बोला नामांकन करिए, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जब ऑलरेडी चैलेंज किया गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलजेपी, तो आप नामांकन कर लेते, आप इलेक्शन में हरा देते। अब जब इलेक्शन के माध्यम से चेंज ऑफ लीडरशिप हो गया पार्टी में, एलजेपी में चेंज ऑफ लीडरशिप हो गया, गुट वुट कुछ नहीं है। गुट अब वो सब लोग बना रहे हैं जो अभी अभी पिछले साल, 2 साल, 1.5 साल से आए हैं। वो अपने आप को बोल रहे हैं वो मेंबर है, हम जी 90 आदमी थे, 80 आदमी थे। 90 आदमी, 80 आदमी आप सबको पता है।
पिछले 50 साल से पशुपति पारस जी, माननीय रामविलास पासवान जी का जो भी प्रोग्राम बिहार में होता था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के साथ साथ 9 बार माननीय पासवान जी मेंबर पार्लियामेंट बने, इतने मंत्रालय देखे उन्होंने। खाली पीछे से जो संगठन संभालते थे वो पशुपति पारस जी संभालते थे। पशुपति पारस जी का खुद का पॉलिटिकल कैरियर 9 बार एमएलए रह चुके हैं, 1 बार एमएलसी रह चुके हैं, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार में। कोई ऐसा बच्चा नहीं है, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बाप बेटे की बात है आपस में। जो बीच में तीसरा कोई वायरस आ गया, जिस वायरस से हम चिराग जी के खिलाफ में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। चिराग जी एक बहुत अच्छा नेता है, सुलझा हुआ है, हमारा भाई है, छोटा नेता भी है। और सबसे बड़ी बात है, पारस जी का बच्चा भतीजा है। लेकिन दुख इस चीज का है, जो उनके साथ में वायरस है, जिस वायरस की वजह से घर परिवार और पार्टी में दूरियां आ गई, उस वायरस को क्यों नहीं फेंकते हैं? अगर हम दिल्ली में एनडीए के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो दिल्ली में इलेक्शन एनडीए के साथ लड़ेंगे, एनडीए के माध्यम से इलेक्शन जीतेंगे, एनडीए ग्रुप में इलेक्शन, और उसके बाद में बिहार में हम कैसे एनडीए के अपोज में इलेक्शन लड़ सकते हैं? वो भी आधा इलेक्शन उसके साथ और आधा इलेक्शन इधर को। तो ये सब चीज नहीं ना होता है इलेक्शन में। इसकी वजह से 135 सीटें जो उस वायरस की वजह से चिराग जी ने इलेक्शन में लड़ी, 135 में एक भी संजय जी आप इस पूरी टूट के लिए चिराग पासवान को कम और सौरभ पांडे को ज्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं? जो उनके साथ में वायरस है, मैं नाम क्यों लूंगा उनका? हम तो नाम भी उनका नहीं लेना चाहते, वो उस लायक है नहीं। जिम्मेवार तो है। देखो, अगर मेरा नेता उसमें कमजोर नहीं होता तो वो वायरस के बीच में क्यों फंस जाता? उसने वायरस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया? जिस वायरस का नॉन पॉलिटिकल कैरियर है, कोई पॉलिटिक्स उसके पीछे है नहीं, कोई पॉलिटिकल कैरियर पीछे है नहीं, कहीं पर वही उसके घर में कोई एमपी एमएलए इतने 10 साल 20 साल रहा नहीं कि जिसकी वो एक्सपीरियंस लेकर है। वो वायरस सिंपल सा एडुकेट है, पढ़ा लिखा है, या कभी कभार इसके साथ मुंबई में मिला है, चलो ठीक है, दोस्ती यारी इनकी अपनी है। लेकिन एक वायरस के होते हुए क्यों अपना कैरियर आप खराब करें? आप खुद मेंबर पार्लियामेंट हो, 2-2 बार मेंबर पार्लियामेंट हो, आपके एक चाचा भी एमपी 3-4 बार रहे, दूसरे चाचा भी इतने साल रहे। सबसे बड़ी बात, आप स्वर्गवासी नेता हमारे आदर्श माननीय रामविलास पासवान जी के बेटे हो। वो पूरे देश को सलाहकार थे, उसके बेटे को एक वायरस की सलाहकार की जरूरत है क्या? रामविलास जी के बेटे को चिराग जी, आपने सौरभ पांडे के बैकग्राउंड की बात करी है, लेकिन सौरभ पांडे के पिता भी तो राजनीति से थे, राजनीति से उनके भी ताल्लुकात रहे हैं। राजनीति में है, एमएलसी रहे हैं वो 6 महीने 8 महीने। 6 महीने 8 महीने वाला क्या पढ़ाएगा चिराग जी को, जो बचपन से ही राजनेता है, जो पिछले 40 साल से कैबिनेट मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ। मेरे घर में भी 2 एमएलए रह चुके हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं, 30 बार हमारे अंकल खुद जम्मू कश्मीर जैसी जगह में कैबिनेट मिनिस्टर। फिर भी मेरा जैसा बंदा भी चिराग जी को नहीं पढ़ा सकता। इसलिए नहीं पढ़ा सकता, इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि उनके पीछे एक समंदर रहा है। वो एक पॉलिटिकल समंदर वाली फैमिली से पैदा हुए हैं, उनको सलाहकार की जरूरत नहीं है। तो संजय जी, चिराग पासवान ने आखिरी में पार्टी को बचाने के लिए रीना पासवान को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की पेशकश की थी, उस पर भी सहमति नहीं बन सकी। रीना पासवान के नाम पर भी आपत्ति हुई पशुपति पारस गुट को। कब पेशकश की? भाभी जी तो हम सबकी माँ है। कब पेशकश की उन्होंने? जब इलेक्शन हो गया, जब यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तब अगर यही इसको जो चिराग जी कहते हैं चाणक्य है, जिस वायरस को चाणक्य कहते हैं, अगर ये वायरस इतना बड़ा चाणक्य है, ये तो 2 कदम पहले चलना चाहिए था हमसे। हम लोग जो काम करते, हमने इलेक्शन किया, हमने प्रॉपर प्रत किया, जो इलेक्शन की प्रोसेस होती है वो किया, नेशनल एग्जीक्यूटिव को बुलाया, उनके माध्यम से मीटिंग की, एग्जीक्यूटिव मीटिंग बिहार में की, उसके बाद में इलेक्शन भी किया, उसके बाद में इलेक्शन के बाद में पार्टी कार्यालय में लेटर भी दे दी पारस जी को। प्रॉपर तरीके से जो एक सिस्टम है, इनको भी पता है वही सिस्टम है पार्टी का। तब तक ये कहां था ये वायरस? कौन सा चाणक्य है? वो सब, उसको कोई लेना देना नहीं है चिराग जी के साथ। वो चिराग जी के कैरियर के पीछे लगा है, चिराग जी का कैरियर खराब कर रहा है। मैंने परसों भी एनडीटीवी चैनल में क्लियर कट बोला, चिराग जी से गुजारिश की, भाई आप हमारे छोटे भाई हो, नेता रहे हो बहुत टाइम, नेता भी रहेंगे। आपके पिताजी के साथ हमने भी 22-23 साल काम किया, हमारे आदर्श थे। आपसे हैंड फोल्डेड गुजारिश है, इस वायरस को जितना जल्दी फेंकोगे, बहुत सुलझे हुए नेता हो, आपका बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है कंट्री में, खाली बिहार में ही नहीं पूरे देश में। मगर तभी जब आप इस वायरस को फेंक दोगे, अगर वायरस को साथ में रखोगे, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा।
चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुंदन जी, आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से यहाँ पर एलजेपी के अंदर महासंग्राम देखने को मिल रहा है, ये महासंग्राम कहां तक पहुंचेगा और कहां जाकर खत्म होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल और देखने वाली बात होगी। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही।